आ जाइए, जो बाहर पानी पी रहे हैं फटाफट आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आ जाइए आ जाइए। आ जाइए बाहर से। भैया ये दरवाज़ा बंद कर दो। गेट पर अपने उत्कर्ष वाली जो स्टाफ है दरवाज़ा बंद कर दो, सभी लोग अंदर आ जाएं। आ जाइए फटाफट आ जाइए। हाँ थैंक यू। ओके नमस्कार आप सभी को। आवाज़ तो हाँ स्पीकर सही कर लें, 4-5 राज्यों में तो गूंज रही है, यहाँ भी गूंजा दें, घबराओ मत, है ना। ये ऑटो की है ना, खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको पास जाते ही खुल जाएगी। तो अभी आ रही है आवाज़? नमस्कार। तो बेसिकली अधिकतम लोग यहाँ आए हुए हैं, परिचित हैं या नहीं हैं, लेकिन जितने लोग परिचित हैं उनके अलावा जो परिचित नहीं है उनके लिए एक छोटा सा नाम हम यहाँ लिख देते हैं, जो हमारा एक परिचय है। भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच। देखिए रेगुलरली आज से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। लगातार इस पहले बैच के माध्यम से हम आपको ये बता दें, साल 2018 में हमने जो पहला बैच स्टार्ट किया था, उस पहले बैच में से 90+ संख्या नहीं 90% का सक्सेसफुल चांस दिया था। ताली कौन हनुमान जी बजाएंगे? हाँ यार, जो एप्रिशिएटेबल चीज हो उसके ऊपर ताली बजनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अनवांटेड बजनी चाहिए। एक बेसिक प्रिंसिपल है, जो पहले शुरू करता है उसकी प्रोबेबिलिटीज होती है, चांसेस होते हैं पहले खत्म करने के। तो ये तो शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो पहले शुरू करेगा वो पहले खत्म करेगा। लेकिन दूसरी चीज और याद रखना, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पर लगभग आपको आधा कोच बना दूंगा। जिस प्रकार से डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के अंदर हम लोग NIS पटियाला के अंदर साइंटिफिक वे में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ते हैं, तो आधा कोच बन जाता है। वहां एक चीज कही जाती है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातारता, निरंतरता। खरगोश और कछुए की रेस कहानी सुनी है? नो डाउट खरगोश ने पहले शुरू किया था, लेकिन लगातार नहीं रह पाया। तो एक चीज़ तो आप निश्चित कर लीजिएगा कि आप लोगों में से जिन्होंने पहले शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अंतिम समय तक जो अपने आप को निरंतर और लगातार नहीं रख पाएंगे, भगवान ना करे उनका नाम कहीं फेलियर्स की कैटेगरी में आए। वैसे ऐसा होता बहुत कम है, क्योंकि पिछली बार हमने एक छत्र एक तरफा सफाया किया। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार समझाते हैं कि ये जो आने वाला 5-6 महीने का समय है, इस 5-6 महीने के समय के लिए बार बार हम पीछे भी कहते हैं और आपको भी कहेंगे, भूल जाइए घर कौन है, परिवार कौन है, यार कौन है, प्यार कौन है, दोस्त कौन है। एक ही चीज को अडॉप्ट कर लीजिए। 24 घंटे का सदुपयोग किस चीज के लिए होना है? पढ़ाई के लिए। यदि 24 घंटे आप पढ़ाई के बारे में सोचेंगे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रात में, दिन में, नींद में भी सोचते रहें, नहीं। रेस्ट बहुत बेसिक चीज है जो होनी भी चाहिए। जब हम आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ाएंगे और रेस्ट एंड रिकवरी के प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे, बहुत सारी ट्रेनिंग फिलॉसफीज के बारे में बताएंगे।
ओके, माफ़ी चाहता हूँ, ये लाइव चल रहा है तो मेरी आदत थोड़ा डायस की तरफ ज़्यादा जाने की होती है, दैट्स वाई। तो वहाँ रेस्ट एंड रिकवरी के प्रिंसिपल को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो लगातार काम करना भी हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम भी नुकसानदायक होता है। आज हम लोग हमारी क्लास को ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं उन सब से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। जब हम लोग विशेष तौर पर शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत करते हैं तो हम लोग बहुत डिसेंट, बहुत इनोसेंट, बहुत नॉवल और एक इस तरह के विद्यार्थी की तरह रहते हैं कि हमसे श्रेष्ठ कोई है नहीं। धीरे 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 क्या होता है कि 10 लोग बैच में ऐसे होते हैं जिनका ध्यान कहीं और होता है, वो केवल समय पास करने के लिए आए होते हैं। अब वो 10 क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा आप लोगों से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन 10 लोगों में से शायद ही आप में से कोई है क्या? और अगर कोई है भी तो वो लोग अपने संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उनकी संख्या में आप आना मत। क्लियर ये चीज? ओके। मेरी एक फाइल क्या करप्ट हो गई आज। मुझे कुछ जेपीजीज के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाने थे, लेकिन वो फाइल करप्ट हो गई। करप्ट इसलिए हुई कि मैंने अभी मेरे लैपटॉप से निकालकर किसी दूसरे के पीसी में लगाया, तो शायद हो सकता है उसके अंदर वायरस हो, नो डाउट हो रहा। लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि आने वाले दिनों के अंदर आपको हम लोग हाईटेक तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत ही सरल भाषा के अंदर पढ़ाएंगे। तो बेसिकली जो एक फिनोमिना होता है क्लासेस के अंदर, मोस्टली चूंकि बहुत कम विद्यार्थी हमारे शारीरिक शिक्षा से जुड़े होते हैं। हालांकि ये दूसरी बात है कि इस बार जो आंकड़ा है, शायद आप लोगों को पता होगा कि एप्लीकेंट्स की संख्या पिछली बार तो इतनी थी, इस बार कितनी है? इतनी। आप ये मान के चलिए कि एक ऐसा रिक्रूटमेंट जिसके अंदर 26 लाख लोग भर्ती की परीक्षा में बैठते हैं। कौन सा एग्जाम? और पोस्टें कितनी? 31,000। और 2018 में एक ऐसा एग्जाम जिसमें 4500 पद और बैठने वाले कितने लोग? 10,000। दोनों की तनख्वाह बराबर, दोनों का पदनाम एक, बस ये है कि डेजिग्नेशन में चेंजेज है। एक तृतीय श्रेणी अध्यापक है और एक तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक है। तनख्वाह में 1 रुपए का अंतर नहीं होता। तो मोस्टली पिछले 2 सालों के अंदर एक फ्लो डाइवर्ट हुआ फिजिकल एजुकेशन की तरफ, शारीरिक शिक्षा की तरफ, और बहुत से लोगों ने शारीरिक शिक्षा की डिग्री हासिल करी। अब ये बहस का मुद्दा हो सकता है कैसे या कैसे नहीं, हमें इन चीज़ों में जाना भी नहीं और न इस बारे में कोई बात करनी। बेसिक चीज़ें मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को। मैक्सिमम लोगों को पता लग गया होगा मेरे संक्षिप्त परिचय के बारे में, शायद इससे ज़्यादा देने की किसी को आवश्यकता नहीं है, या है? नाम ही छोटा सा सफिशिएंट रहना चाहिए। तो देखो, 2 या 3 बेसिक चीज़ों के ऊपर मैं आपको फोकस कराऊंगा। पानी मंगा दो भैया। 2 या 3 बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस कराऊंगा, उस चीज़ को समझने का प्रयास करना। पढ़ने से पहले पढ़ा कैसे जाए, इसे समझना बहुत आवश्यक है। हमें से बहुत से विद्यार्थी मार्केट में जाते हैं, किताबें कलेक्ट करके लाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहला प्रिंसिपल शारीरिक शिक्षा के अंदर, यदि आपको किसी बच्चे को कोई क्रिया सिखानी है तो उसको सरल चीज सिखाओगे या जटिल चीज? बहुत बढ़िया, बैच में दम है भैया। 40% लोगों की आवाज आई, ठीक है, और 60% लोग अभी भी किस में है? नहीं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भीड़ के बीच में बोलूंगा तो 5 आदमी मुझे देखेंगे, भीड़ के बीच में बोलने का ही हम लोग पैसा लेते हैं। कभी मैं भी आपकी तरह इन्हीं बेंचेज के ऊपर बैठा था, सेकंड ईयर का फेलियर था। उसके बाद मैंने 2013 में आरपीएससी टॉप करी, 2010 में डिप्लोमा पटियाला टॉप किया, 2009 में कोलकाता टॉप किया, 2017 में राजस्थान प्री एमपीएड एंट्रेंस टॉप किया, 2001 के अंदर बीपीएड टॉप किया। लेकिन ड्यू टू
बैड सर्कमस्टांसेस, गलत लोगों की संगत के कारण सेकेंड ईयर फेलियर हो गया। भगवान को मैंने धन्यवाद दिया कि सही टाइम पे आपने ठोकर लगा दी। अगर वो ठोकर ग्रेजुएशन होने के बाद होती ना तो 45% होते और यहीं कहीं पड़े होते, पता नहीं कहाँ पर। इसलिए ईश्वर जो भी करता है, पहली बात तो आप ये मान लीजिएगा कि आपके जीवन के अंदर वो बेटर कर रहा है। कभी भी नेगेटिविटी को आपके मन के अंदर नहीं लाना। जिस व्यक्ति ने सोच लिया कि 461 पोस्ट है, मैं कैसे पास होऊंगा, वो आज ही फेल हो गया है। जिसने ये सोच लिया कि मात्र 461 पोस्ट है, एक पोस्ट थी आरपीएससी फुटबॉल कोच 2013 के एग्जाम में, पीएचडी किए हुए एमपीएड किए हुए धुरंधर बैठे थे। मैं वादा करके आया था ये पोस्ट मैं ही लेके जाऊंगा घर पे, और वो पोस्ट मैं ही लेके गया। और सुन लीजिएगा, नौकरी अगर हम लोग समझे ना कि फिजिकल के स्टूडेंट्स है, नौकरी मिलना बहुत कठिन है, मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2003 में थर्ड ग्रेड पीटीआई, 2010 में केवीएस, 2011 में सेकंड ग्रेड पीटीआई, 2012 में स्पोर्ट्स काउंसिल और 2018 में फर्स्ट ग्रेड की नौकरी करके छोड़ दी मैंने। कितनी हो गई? इसी बीच में 2 नवोदय विद्यालय के इंटरव्यूज फेस किए, लेकिन रिटन एग्जाम क्लियर करके सिलेक्शन नहीं हुआ, वो दूसरी बात है। और सुन लीजिएगा, बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो ये सोचेंगे कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मैं 40 का हो गया, मैं 45 का हो गया, यार क्या होगा। जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया ना कि क्या होगा, वो क्या ही आपको पीछे की तरफ धकेलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आज से 2 साल पहले, कितने साल की उम्र में? 29 साल की उम्र में मैंने, कितने साल, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं लगता, 39 की एज में मैंने एमए योगा की डिग्री ली है। पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। जिस व्यक्ति ने सोचा कि पढ़ाई खत्म हो गई है और दी एंड आ गया है, उस व्यक्ति की सोच पर वहीं विराम लग गया है। यहां केवल पढ़ाना ही हमारा उद्देश्य नहीं रहेगा। 2011 में विस्तृत स्तर पर पहली बार रिटन एग्जामिनेशन हुआ था। उससे पहले 2008 में एक बैकलॉग की वैकेंसी आई थी, जिसमें पहली बार रिटन एग्जामिनेशन हुआ। राजस्थान में कोई फैकल्टी पढ़ाने वाली नहीं थी, बच्चे बहुत कम थे। 2011 में एक छोटे से जिले अलवर से हमने पढ़ाना शुरू किया, 2013 में जोधपुर, 2018 में फिर से जोधपुर। आज हमारे पास से पढ़े हुए विद्यार्थी कम से कम 10 जिलों में अपनी सेल्फ कोचिंग चला रहे हैं। मेरा यही कहना रहेगा कि यहां केवल नौकरी के लिए नहीं, फ्यूचर डिटर्मिनेशन के लिए, भविष्य निर्धारण के लिए आप लोगों को बैठना है कि इस भविष्य में केवल एक तृतीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक की नौकरी लेनी है या आगे बढ़ना है। तो अगर उस उद्देश्य के साथ चलो ना तो कोचिंग सार्थक है, अदरवाइज कोचिंग बेकार है। 500 नंबर का प्रश्न पत्र है, कितने का? लेकिन ये प्रश्न पत्र 500 का नहीं है, 40 नंबर घटा दो। 40 किसके हैं? अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी बेवकूफ नहीं है जिसने 260 नंबर का वेटेज दिया है फर्स्ट पेपर को। कितने नंबर का? 260। मैं यही देखना चाह रहा था कि कितने लोग इंटरेक्टिव होते हैं। भाई साहब मुंह बंद कर लो ना यार, घबरा क्यों रहे हो? जब मैं आ गया सामने तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप मत घबराओ, आपसे नहीं कह रहा, ठीक है? वो एक देसी कहावत है, सुनिए। हाँ, तो कहावतें नहीं सुनाएंगे हम। यहां हमारा काम है सर्वश्रेष्ठ शिक्षण देना, और पहली कक्षा के अंदर आपके सामने कुछ इस तरह के कंसेप्ट्स को क्लियर करना जो ये बताएगा कि आप कहां सही है कहां गलत है। 260 नंबर का दूसरा पेपर और 200 नंबर का पहला पेपर, कितने नंबर एडिशनल लेकर चल रहे हो? 60 नंबर पहले पेपर से। कितने? 60 नंबर। 50% विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा की कोचिंग नहीं करते।
50% में से 45% फेल होते हैं। 11 साल का एक्सपीरियंस है मेरा फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में। 2018 में जूम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के 100 बच्चों का बैच पढ़ा दिया। 100 से ज्यादा जूम पे पढ़ नहीं सकते क्योंकि 100 की लिमिट होती है। लेकिन वहां के लोगों में जो हमने भूख देखी, वो भूख राजस्थान में आज भी एब्सेंस है। यही कारण है कि आप लोगों की भर्तियां बहुत लंबे समय से निकलती थी। तो खुशकिस्मत हो कि 2018 के बाद वैकेंसीज आ गई। डेली के 1000 व्हाट्सएप आते हैं, जवाब ही नहीं देता मैं। किस किस को जवाब दे कि साहब पोस्टें बढ़ेंगी क्या? अरे अगर पोस्टें बढ़ेंगी, तेरा भाई 461 में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो तू 1461 में भी नहीं करा पाएगा। सही या गलत? क्योंकि तुमने आत्मविश्वास पहले ही खो दिया। तो जब भी परीक्षा की तैयारी करो तो आपके सामने एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उस कंसेप्ट क्लियर होने के लिए आपके हाथ में 2 चीजें होनी चाहिए। जब भी आपके हाथ में हो, भैया सिलेबस के लिए कहा था मैंने, सिलेबस के लिए कहा था कल, मैं केवल मेरे पेपर की बात करूंगा। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। लिखने की जरूरत नहीं है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में इतना लिखोगे कि इतना लिखोगे यहां से, अब जो पढ़े हुए लड़के ना वो ये कहते हैं कि साहब कई छोटे जिलों के अंदर तो धज्जियाँ उड़ा दी हमने। जब लिखाएंगे ना तो इतना लिखाएंगे कि आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस बार कंसेप्ट हमने चेंज कर दिया है, गागर में सागर कराएंगे, ध्यान रखना। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए आपका परीक्षा पैटर्न क्या है। अब परीक्षा पैटर्न मैक्सिमम लोगों को पता था, मुझे खुशी भी है। 200 नंबर का क्या है, 260 का क्या है, और 40 नंबर सर्टिफिकेट के, जिसका आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 460 हाथ में है। अब इस 460 में से सुनना, 95% विद्यार्थियों का फोकस कौन से पेपर पे है? कितना ही जोर लगा लेना, 150 से ऊपर केवल कितने लोग क्रॉस करेंगे? 2%। बोलो सही या गलत? फिर भी दिन के 12-12, 15-15 घंटे विद्यार्थी फर्स्ट पेपर पर देगा। सेकंड पेपर को 50% विद्यार्थी पढ़ेंगे ही नहीं, और जो 50% पढ़ेंगे वो दिन में 1 घंटा पढ़ेंगे। एवरेज स्कोर कितना आएगा? 180 से 200 के बीच में। पोस्टें कितनी है? आप क्रिकेट की टीम बना रहे हो, आपकी टीम में 11 खिलाड़ियों में से 7 बल्लेबाज है। आप पहले बैटिंग चूज करोगे या बॉलिंग? जिस विषय को आप बीपीएड में 4 सेमेस्टर में पढ़ चुके, बहुत से लोग मास्टर डिग्री भी हो गए एमपीएड में पढ़ चुके, उस विषय को याद करना आसान है या जिस विषय को आप अब शुरू करने जा रहे हैं? या कुछ लोग पटवारी ग्राम सेवक का पेपर भी देखा होंगे, बताइए बताइए। जिस विषय को आप पहले 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं उसको पढ़ना आसान होगा, या जिस विषय को आज से शुरू कर रहे हैं उसको पढ़ना? नेचुरल सी बात है। जिस काम को आप पहले कई बार कर चुके हैं वह काम आपके लिए करना आसान होगा। ट्रेनिंग की 3 स्टेजेज हम आपको पढ़ाएंगे, एक्विजिशन, स्टेबलाइजेशन, ऑटोमाइजेशन। बच्चा जब पहली बार आपके पास आता है तो वो सीखने के लिए आता है। इसे एक्विजिशन स्टेज कहते हैं, सीखने की स्टेज। गलतियां बहुत करता है, शुरुआत में आपको भी लगेगा, लेकिन एक ही काम को करता 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 बच्चा उस चीज के ऊपर स्टेबल हो जाता है, और जब उस चीज के ऊपर स्टेबल हो जाता है तो वो गलतियां कम करने लगता है और अपनी एक्विजिशन को, फॉर्म को पीछे छोड़ देता है, परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसे स्टेबलाइजेशन फेज कहते हैं, माफी चाहता हूं। और फिर एक दिन उसी काम को करते करते वो महेंद्र सिंह धोनी जैसा हेलीकॉप्टर शॉट, सचिन तेंदुलकर जैसी पैडल स्वीप, हरभजन जैसी टॉप स्पिन करने लग जाता है। इसे ऑटोमाइजेशन फेज कहते हैं। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। अब सुनिएगा मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस। साल 2013 में मैंने आरपीएससी फुटबॉल कोच का पेपर दिया। 450 नंबर का पेपर था, 150 का फर्स्ट पेपर और 300 का सेकंड पेपर। हमें पता था कितना ही समय वेस्ट कर लो, इसमें 70% क्रॉस नहीं करेंगे, 110 अचीव किए। लेकिन हमें पता था कि जिस पेपर में हमारी मास्टरी है उसको कर लो, 287 आउट ऑफ 300 अचीव किए। आसपास सेकंड नंबर वाले को
80 नंबर का गैप दे दिया। जो सेकंड नंबर पे आया था ना, कितने नंबर का? 80 का। अब मैं भी यदि और कॉन्फिडेंट हो जाता और मैं ये सोचता कि नहीं, इसको तो मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, इसको क्या पढ़ने की जरूरत है, तो मेरे आते इसमें 225। लेकिन मैंने जिस चीज को बार बार पढ़ रखा था उसको हाथ में रखा, परफेक्शन मैच्योर करता गया, और जिस चीज को टच नहीं किया था, फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर इससे 5 गुना ज्यादा डीप है जो आपका थर्ड ग्रेड का है, उसमें इस स्टेज पर आ गए कि भाई थोड़ा सा हमारे 60-70% के आसपास आ जाए और रैंक को सिक्योर कर ली। अब मेरा कहने का उद्देश्य, आप इस चीज को समझिएगा कि इस भर्ती में 130 से 150 के बीच में मैक्सिमम लोग फर्स्ट पेपर में सिक्योर करने वाले हैं। ड्यू टू माय एक्सपीरियंस, लोगों ने अब तक फर्स्ट पेपर को एक बार रिवीजन भी कर दिया है। बोलो होंगे आप में से 10-15। लेकिन सेकंड पेपर को लोगों ने उठाकर नहीं देखा है। जो सेकंड पेपर में 220 से ऊपर स्कोर करेगा ना भैया, पार लंका उसी की लगनी है। फर्स्ट पेपर में अधिकतम विद्यार्थियों में 461 सीटें हैं। 461 सेकंड ग्रेड तो भूल जाना, वो तो जो लग गए। बाकी 461 में सारी भीड़ के लिए लड़ाई होगी। मतलब थर्ड ग्रेड की असली माथापच्ची है। जो टॉप होंगे, जो टॉपर्स होंगे, वो तो किस में लग जाएंगे? सेकंड ग्रेड में। थर्ड ग्रेड की सारी माथापच्ची रहेगी। अब 220 से ऊपर आप लोगों में से कितने लोग स्कोर कर सकते हैं, बताओ जरा। आप बताओ भाई साहब। ट्रैक सूट, हाँ पीछे। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अल्फोंसो बोरोली को कौन से विज्ञान का जनक कहा जाता है? 219। हाँ खड़े हो भाई साहब। कौन से ओलंपिक में पहली बार रेशियल मूवमेंट्स का उल्लेख मिलता है? 218। और बोलो। देखो ये गैस होती है, इनो हमारे पास है। ये गैस जो दिमाग में छड़ी पड़ी है ना, इसको निकालने का काम हमारा है। और बताओ, बताइए। अरे भाई 220 यार, अभी तो हाथ औरते नहीं, यूं क्या कर रहे हो यार? अरे डरना नहीं है, तुम भरत सिंह के दरबार में हो। 220 छोड़ो, 225 क्रॉस कराऊंगा। अब मेरे को 4-5 लोग, ये स्लो कर दो थोड़ा फैन भैया, अगर हो सकता है तो 1 या 2 पे कर दो। नहीं है कोई बात नहीं। अब मेरे को सुनिए मेरी बात, यहां किसी को डराना मेरा उद्देश्य नहीं है। पहली क्लास है, क्लास हम आज ही शुरू करेंगे, क्योंकि आज कौन सा वार है? सबसे बढ़िया होता है पीले वस्त्र धारण करो, साबुन मत लगाओ। गुरुवार का जो व्रत कर लेता है ना, सफलता मिलती है। सच्चाई है ये। 15 साल तक हमारी मम्मी ने हमको लगाने ही नहीं दिया साबुन। नहीं, इससे मेरे काले होने का कोई संबंध नहीं है। ये तो देखिए कृष्ण जी भी थे काले, उससे क्या फर्क पड़ता है। और कोई मुझे बताइए कॉन्फिडेंस। मैं बड़ा सीधे से प्रश्न पूछूंगा, ये बड़े सीधे से हैं। 40 नाम लिखाऊंगा आपको, फलाने ने इस विज्ञान का जन्म किया, फलाने ने इस विज्ञान को, फलाने ने इस विज्ञान को। 1 मिनट में आपके क्लियर हो जाएगा। जब किन्सियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो अल्फोंसो बोरोली का नाम भी आ जाएगा। और बड़े हंसते हंसते आपको वहां से बायोमैकेनिक्स लेके जाएंगे, वहां से स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स लेके जाएंगे। पड़ोसी देश नेपाल का रहने वाला था, लेकिन हम लोगों ने आज तक पढ़ा ही नहीं। 90% लोग अपने बीपीएड की क्लासें क्या सिंसियर लेकर आए? फिर 220 के प्रति आपके मन में इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस कैसे है? पिछली बार मात्र 600 लड़के 220 प्लस स्कोर कर पाए थे। किसमें से? सेकंड पेपर। जबकि पिछले बार का प्रश्न पत्र इतना ही निम्न स्तर का था कि आप यकीन नहीं कर सकते। जितना कम स्तर का प्रश्न पत्र आता है, कंपटीशन उतना ही ज्यादा। यह ध्यान रखना। लोग खुश होते हैं कि यार पेपर सरल आया, सरल आया, कट ऑफ देख लेना कितने पे जाएगी। और कोई अगर 220 से ऊपर स्कोर करना चाहता हो, सादा से प्रश्न पूछेंगे, कोई टफ नहीं पूछेंगे, बड़ा इजीली कि भाई ठीक है आप कहोगे जिस यूनिट से पूछ लेंगे, ताकि अपने स्तर का पता लग जाए अपने को। और मेरा उद्देश्य ये बताने का नहीं है आपको कि आपका आत्मविश्वास कमजोर हो। मेरा उद्देश्य ये बताने का है कि वेयर वी आर स्टैंड्स, हम लोग कहां खड़े हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी
कब ज्यादा स्थायी होगी? जब वाइड बेस होगा या नैरो बेस होगा? आज ये प्लेटफॉर्म है, यहां पर हम इसीलिए इजीली वॉक कर पा रहे हैं क्योंकि ये वाइड बेस है, चौड़ा बेस है। चौड़ा बेस सदैव सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ज्यादा आधार देता है, ज्यादा स्थायित्व देता है। अगर इसी की जगह मैं एक छोटे से डस्टर के ऊपर या स्टूल के ऊपर रखता तो मेरा संतुलन गड़बड़ हो जाता। सीजी जितनी ज्यादा नीचे होगी, बेस जितना ज्यादा मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा आपको इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन मिलेगा। देसी भाषा में इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ लो। हवा में जितना कम उड़ोगे, किताब जितनी ज्यादा पढ़ोगे, सफलता के चांसेस। किन्सियोलॉजी को आपकी लाइफ से जोड़ दिया, मत बजाना ताली, है ना? मतलब यार इतना जबरदस्त तुम्हारे सामने मदर ही आया हुआ है और भीड़ में कोई उत्साह ही नहीं है। देखिए, मानव गति की विज्ञान हो, चाहे शरीर दही के विज्ञान हो और चाहे शरीर कार्य की विज्ञान हो, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक जो उसको डेली रूटीन के लाइफ से जोड़कर एग्जाम्पल्स दे। यदि आप डेली रूटीन के लाइफ से जोड़कर उससे एग्जाम्पल नहीं दे पाए तो आप फेलियर हैं, और विद्यार्थी के समझ में भी तभी आएगा। अब मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, हम लोग लगातार आपसे कई चीजें पूछेंगे। अगर किसी को हाथ उठाए तो थोड़ा पूछने में मजा आए यार। अब मैं किसी को टारगेट करूं ये अच्छा भी नहीं लगता, कॉम्पिटिटिव बैच है। तो दूसरी बात, जो हाथ नहीं उठाएगा और उसको आता होगा वो और गलत कर रहा है, वो और गलत कर रहा है। यहां किसी से शर्मा शर्मी की जरूरत नहीं है। ये जो 500 सामने बैठे हैं, इन्हीं में से एक टॉप करेगा, इन्हीं में से सेकंड आएगा, इन्हीं में से थर्ड आएगा, इन्हीं में से फोर्थ आएगा, इन्हीं में से टॉप 461 के अंदर आएगा। तो फिर इसमें काहे की शर्मा शर्मी यार, हाथ उठाने से? बताओ भैया, सबसे पीछे वाले बेंच पे, सबसे लास्ट, कहां से पड़े हो आप? दोनों खड़े रहो, दोनों खड़े रहो, ठीक है। मुझे बताओ कि रेल की पटरियां एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, क्लियर है? दोनों एक दूसरे के समानांतर हो, और एक गद्दे के ऊपर दूसरा गद्दा हम रख देते हैं या एक कॉपी पर दूसरी कॉपी रख देते हैं। इस समांतरता में, रेल की पटरी और इस समांतरता में क्या अंतर है शारीरिक शिक्षा के हिसाब से? स्थायित्व किसमें ज्यादा है? दोनों साथ साथ चली उसमें या एक के ऊपर रखी एक में? नेचुरल सी बात है। यदि बैठ जाइए, दोनों पेपर की साथ साथ तैयारी नहीं करोगे तो भी फेलियर हो जाओगे। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी हमने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यहां से पिछली बार रटाकर भेजा टिप्सों पे, लेकिन हमने ये कहा कि ध्यान रखना भैया कि एग्जाम पैटर्न है 200 प्लस 260 प्लस 40। अब सुन लेना कि 260 में कितनी यूनिट है? लेकिन यह भी हमको पता होना चाहिए श्रेष्ठ विद्यार्थी के बतौर कि किस यूनिट के कितने अंक हैं। आधी पब्लिक ये 7वीं यूनिट को 7-7 घंटे पढ़ती रही, कितने नंबर आएंगे ज्यादा से ज्यादा? कितने घंटे रटोगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी? 40 से तो ज्यादा नहीं लोगे। बार बार हम कहकर थक गए कि प्रत्येक यूनिट को बराबर वेटेज देकर चलना। आपको यह पता होना चाहिए कि 4 यूनिट मिलकर कितने नंबर की बन रही है, गिन लो। हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज हमें यह नहीं पता। भाई साहब जेब में हाथ मत हिलाओ, क्या कर रहे हो आप? खड़े हो, कहां से हो? जोधपुर से हो। एक प्रश्न पूछ लूं? मुझे बताओ कि एक हिंदुस्तान की संस्था थी जिसने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल नाम से अमरावती, आप बताओ। हाँ, उसने 1925 में कोर्स शुरू किया था। उस कोर्स का नाम बताओ। हाँ, आप बताओ, हाथ खड़ा कर रहे हो। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में
महात्मा गांधी को कौन से साल में इनवाइट किया था? और बताओ, हैं? चिकन गल पड़ा है। हाँ लो, टिश्यू लेके आओ। हाँ भैया, थोड़ा बड़ा कर दो इसको। हाँ जी, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, मेरा बैठ जाओ। सुनिए मेरी बात, हमारा उद्देश्य क्या है? शिक्षण तब सार्थक सिद्ध होता है जब द्विपक्षीय संवाद चले। क्या चले? यदि एक पक्षीय संवाद चलता है ना, तो उस शिक्षक को फेलियर कहा जाता है कि उसको पता ही नहीं है मेरे कक्षा का स्तर क्या है। शिक्षक वो जो सदैव कक्षा के स्तर पर उतर कर पढ़ाए। तो मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपके बीच से ये पता लगे, थर्ड ग्रेड की लड़ाई तो इस बार हम उत्कर्ष से लड़ ही नहीं रहे। लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? सीधी सी कहानी है, सीधा फंडा है। थर्ड ग्रेड की लड़ाई नहीं लड़ रहे, और थर्ड ग्रेड की लड़ाई के लिए ही जो व्यक्तित्व आपके बीच में अभी आधा घंटा पहले आए थे, स्पष्ट निर्देश थे कि 461 के 461 कहां से लगने चाहिए। इसलिए इस बार हमने तैयारी का तरीका भी बदल दिया है। लोगों के पास पिछली बार के हमारे पुलिंदे हैं, पुलिंदे तो मार्केट में होते हैं। आप 10,000 रुपए मार्केट में लेके जाओ, 100 किताबें आप खरीद सकते हो, 150 खरीद सकते हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या केवल किताब पढ़ने से ही ज्ञान अर्जित हो जाता है क्या? एग्जैक्टली। जब तक हमारे बीच में समझ पैदा नहीं होगी, और शारीरिक शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसको मैंने आपको बताया कि 4 यूनिट तो ले रही है 180 नंबर, और बाकी 4 यूनिट कितने नंबर ले रही है? 80 नंबर। पहली शुरुआत यहीं से करनी है, आपको देख लेना किस यूनिट पर हमको कितना फोकस करना है। अब सुनो, इसमें से ये यूनिट ऐसी है जिसको गाते बांचते हम लोग पढ़ देंगे, और 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। 23-24 आए थे 2013 की भर्ती में, कितने? एक भी गलत नहीं होने देंगे। ये यूनिट ऐसी है जो बहुत इजीएस्ट है, लेकिन योगा के प्रश्नों ने पिछली बार इसके अंदर थोड़ा सा रेशो कम रखा, और लोगों ने कैंपिंग, रिक्रिएशन, थ्योरीज ऑफ प्ले पढ़ा नहीं, उसी वजह से उनका मामला गड़बड़ हो गया। तो यदि हम लोग यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो पहली यूनिट कितने नंबर की थी? लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहली यूनिट भले ही 60 नंबर की है, लेकिन इसमें आपको 3 यूनिट पढ़नी पड़ रही है। क्या क्या बताइए, बोलते रहिए। जो नहीं बोलेगा उसको ध्यान रखना, भगवान से कसम खिला दूंगा। बोलो, कौन है? अरे बोलो, गूंगे हो क्या? अरे कौन है? शुरू में कह रहा था आवाज नहीं आ रही। कितनी यूनिट है? ऐसे नहीं मानूंगा, एक साथ बोलो। अरे ये सामने लिखिए जो, बोलो 3 है, बोलो। पढ़ो। ऐसा नहीं, जिसके ऊपर रखें। एड्स, रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, ठीक है, काली खांसी, पोलियो, चेचक, छोटी माता, डेंगू और गलसुआ। काहे से होती है बीमारियां? देखो, कुछ चीजों को आसान बनाना हमारे हाथ में होता है। किन्सियोलॉजी हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हो, बायोमैकेनिक्स हो,
ये सब हमारे हाथ में होता है, ठीक है। अब इसको निर्भर आपको करना है कि आप किस तरह से बेहतर कर पा सकते हैं। बड़ी सारी दुनिया थी, लेकिन शीर्ष में आने के लिए आपके पास तैयारी के कुछ तरीके होने चाहिए। पढ़ती सारी दुनिया है, यहां भी जितने बैठे हैं 400-500 सब पढ़ेंगे और एक जैसा ही पढ़ेंगे। बोलो यहां पर कोई भी एक शिक्षक आएगा, वो क्या किसी को अलग से कोचिंग दे रहा होगा? शिक्षक का संवाद सभी के लिए एक जैसा होगा, यूनोनिमस होगा। अब सक्सेस के चांसेस किसके ऊपर निर्भर करते हैं? दोनों के ऊपर। यदि आप शिक्षक के जितनी मेहनत करते हो और उससे ज्यादा करते हो तो सफलता के चांस हैं, और विफलता के चांस केवल और केवल किसके ऊपर निर्भर करेंगे? किसके ऊपर? बताइए बताइए। अगर कोई मेरा नाम ले देता ना यहीं से उठा के ठीक है। तो देखो मेरा कहने का उद्देश्य क्या है। लोग ये समझते हैं कि सब शारीरिक शिक्षा का सेकंड पेपर बहुत ही इजी है। आप आईएएस का सिलेबस उठाना, आप आरएएस का सिलेबस उठाना। आरएएस मेंस में यहीं इसी पोडियम पर हमने 500 विद्यार्थियों का जो भावी आरएएस बनने जा रहे हैं बैच लिया है इसी गीता भवन में, और उसमें से अधिकतम लोग सफल हुए हैं। तो इसका मतलब एक चीज तो मान लेना कि जगह जो होती है ना वो शुभ होती है। और तुम्हारे बैच की शुरुआत कहां से हुई है? अरे पीछे की भूल जाओ, आज कौन खड़ा है? अब तुम तो कहोगे साहब मैंने तो शुरुआत बूंदी से करी, झालावाड़ से करी अरे आज बताओ आज शुरुआत कहां से हुई है? खत्म कहानी। अब देखिए ये एक ऐसा विषय है जिसके अंदर आपको क्या क्या पढ़नी है। मैं जानबूझ के आज ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी के शब्द लिख रहा हूं ताकि अधिकतम लोगों में से मुझे ये पता लग जाएगा कि कितने विद्यार्थी अनकंफर्टेबल हैं। समझ रहे हो? है? आपका नाम क्या है? ये बताना थोड़ा, मैंने क्या लिखा हुआ है? ये बताना भाई साहब क्या है? बीपीएड करके आए हो? पास करके आए हो? इस तरह के प्रश्न मेरे सामने कोई बोल भी मत देना। मैंने पहले ही दिन कहा था विफलता की सीढ़ी यहीं से शुरू हो गई, और विफलता की सीढ़ी में जिस व्यक्ति ने गंभीरता को अनुसरण नहीं किया उसका यहीं से प्रकल्प शुरू हो गया है, आज से। जिस व्यक्ति ने आत्मविश्वास को खोया और जिस व्यक्ति ने यह कहा कि साहब ये तो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो वहीं से मामला गड़बड़ हो गया। मेरे एक ऐप के ऊपर चल रहा था, यूट्यूब पर चल रहा था, तो एक भाई का मेरे पास मैसेज आया, सॉरी कॉल आया कि सर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते क्या? हाँ, मैंने कहा पढ़ा दूंगा भाई। तो मैंने कहा आप मुझसे इंग्लिश में ही पूछो क्या क्या पूछना चाहते हो। हाँ हाँ तो मैंने कहा मेरे भाई जब मैं एनआईएस डिप्लोमा करने गया था तो मैं 6 महीने का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करके गया था, और जब मैंने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का फाइनल इंटरव्यू आरपीएससी में दिया था तो उससे पहले 200 नंबर का हिंदी का प्योर पेपर होता था, 200 नंबर का। तो हमने हिंदी भी पढ़ रखी है, अंग्रेजी भी पढ़ रखी है, लेकिन हमें पता है कि हमें विद्यार्थी को किस तरह से सफलता दिलानी है।
आज के इस बैच के माध्यम से आप लोगों को यह पता लग जाएगा, हम लोग केवल प्योर हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग केवल प्योर अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग बाई लैंग्वेज चलेंगे, द्विभाषी चलेंगे। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि साहब इसको साहब हिंदी में लिखो, इसको हिंदी में लिखो। मैंने कहा ले काका जी ले ले, हिंदी में ले ले। और नहीं नहीं वही सही है, हाँ हाँ दर्द हुआ ना, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात को। इसलिए क्या है, अब आओ मुद्दे पे जो मैं बताना चाह रहा हूं, सुनिए। 260 नंबर के जब आप पेपर को पढ़ेंगे ना, तो इस पेपर को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? किन्सियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, बायोमैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ना पड़ेगा, एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी, उसके साथ ही उसका अभिन्न अंग क्या है, फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। 2 भर्तियों में सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। पिछली 2 भर्तियों में शरीर कार्य की विज्ञान किसे कहा जाता है, बताओ। देखो इधर से मत बोलो, लपेटे में आ जाओगी, फिर क्या है, आप कहोगे कि साहब भरे बैच में बोल दिया। अब यहां पर सभी की जिम्मेदारी है हमारी, ठीक है, बीच में मत बोलो, पूरे क्वेश्चन का रिदम खराब कर दिया, ठीक है। 2 भर्ती में सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। शरीर कार्य की विज्ञान किसे कहते हैं, शरीर संरचना विज्ञान किसे कहते हैं, बताओ। शारीरिक शिक्षा के पेपर में कुछ भी नहीं है। 2 चीजें होती है कोई भी पेपर जब आप देने जाते हैं, एक है सब्जेक्टिविटी और दूसरी है ऑब्जेक्टिविटी। अब आप कौन सा पेपर देने जा रहे हैं? दोनों के अंदर बेसिक अंतर क्या है? दोनों में बेसिक अंतर क्या है सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी में? बेसिक वो तो सबको पता है कि सब लिखना है, बेसिक चीज। इसको विषय परक पेपर कहते हैं, जिसमें आप अपनी मन की बातें, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी में आपके ऊपर आंसर को थोपा जाता है, आंसर को थोपा जाता है। 1956 का ओलंपिक कहां हुआ था? हाँ हाँ बताओ। हेलसिंकी 52 हुआ था। थोड़ा सा आगे चलो, मेलबर्न। किसने बोला? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो दोनों व्यक्तियों ने मेलबर्न बोला, उत्तर सही है। ऑब्जेक्टिविटी में आपके सामने 4 ऑप्शन देंगे और 4 ऑप्शन में से जो सही है वो सभी का सही माना जाएगा और जो गलत है वो सभी का। ये आकलन होता है। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमेशा मेजॉरिटी में कैसे लिए जाते हैं? क्योंकि सब्जेक्टिविटी में आप अपने मन की बात लिखते हैं। कितने बजे उठे थे भाई साहब सुबह? हरी जर्सी वाले कितने बजे उठे थे सुबह? हरी जर्सी वाले भाई साहब कितने बजे उठे थे? हरी जर्सी वाले भाई साहब जिन्होंने मफलर डाल रखा गले में, कितने बजे उठे थे? साढ़े 3। वेरी गुड, बजाओ ताली। बहुत बढ़िया। सुनो, मैं नैस करने गया था ना, तो हम 3 रूममेट थे। 5 बजे उठते थे, 3:45 में उठता था। 3:45 उठ के जब तक वो उठते थे ना, एक बार में पूरा रिवीजन कर चुका होता था। 5 बजे नीचे मैस में जाता, उनके लिए चाय लाता, 5:15 सब चाय पीते और 5:55 क्लास अटेंड करते। बढ़िया है, टॉप करोगे आप। लेकिन मेरी बात सुनना, टॉप ऊपर से ही करना है। अगर ऐसे उबासी लेते रहे ना तो टॉप 2 जगह से होता है, ध्यान रखना। क्लियर है? अब सुनिएगा मेरी बात। यहां आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़नी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी है और इसके साथ क्या पढ़ना है? आप सुनिए, इसके साथ आपको क्या पढ़नी है? और देखो 1 2 3 4 और 5 पोर्शन किसके ऊपर बेस्ड है? साइंस। अब आ जाओ यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट के अंदर शारीरिक शिक्षा के जैविकी आधार हैं।
और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल फाउंडेशन, टोटल बेस्ड ऑन साइंस है। शारीरिक शिक्षा के मनोशारीरिक है, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? साइकोफिजिकल आधार है, ठीक है। और ये भी किसके ऊपर बेस्ड हैं? साइंस के ऊपर। इसके बाद वार्म अप, सेकेंड विंड, ऑक्सीजन डेप्थ, इससे रिलेटेड अन्य चीज एरोबिक्स आदि, ये फिजियोलॉजिकल फाउंडेशंस में आते हैं। और इसमें भी किसका पुट है? साइंस का। इसका मतलब एक चीज तो आप समझ लीजिएगा कि सेकंड पेपर में अधिकतम सफलता के लिए आपको किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? देखने में यूनिट 8 लगती है, लेकिन पहली यूनिट को मैंने आपको तोड़कर बता दिया कितने टुकड़े थे। दूसरी यूनिट देखने में 1 लगती है, लेकिन इसमें क्या क्या है? कितने पोर्शन हो गए? तीसरी यूनिट देखने में 1 लगती है, लेकिन उसमें कितने पोर्शन है? कितने हैं? विश्व की शारीरिक शिक्षा का, भारत की शारीरिक शिक्षा का, विभिन्न खेल व्यक्तित्व और विभिन्न खेल आंदोलन। देखने में यूनिट 4 कौन सी है? क्या नाम है चौथी यूनिट का? शिक्षा एवं खेल मनोविज्ञान। ध्यान देना, देखने में 1 लगती है, लेकिन भाग कितने हैं? 2। कौन कौन से? यूनिट 5 कौन सी है? बताइएगा, तेज आवाज में बोलिए भाई। यूनिट 5 तेज आवाज में बोलो। महिला मोर्चा। खाना नहीं खा के आई क्या? अरे खाना नहीं खा के आई क्या? तो बोलो ना। देखो मेरी बात सुनो, आवाज क्या होती है मैं बताता हूं। हाँ बोलो भाई। अरे भाई मेरी बात सुनो, क्या तनाव में आ गए क्या? अरे तनाव में हो गया? अरे काहे का तनाव यार, सामने हम खड़े हैं। कमाल कर दिया। 3 भाग हैं, शिक्षण विधियां, उससे जुड़ी हुई अन्य चीजें, पर्यवेक्षण, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? यूनिट 6 के 2 भाग हैं, एक में खेल प्रशिक्षण है और दूसरे में ऑफिस सिटिंग कोचिंग है। जिस हिसाब से आपको ऑफिस सिटिंग कोचिंग पढ़ाएंगे ना, जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा। और यूनिट 7 जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। कितने भाग हैं? दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है? बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। यदि विटामिन के ऊपर बात करोगे, बीमारियों के ऊपर बात करोगे, उसके बाद डाइट पे बात करोगे, न्यूट्रिशन पे बात करोगे, आधी यूनिट के बराबर है। और अंतिम यूनिट कौन सी है? कौन कौन सा भाग है? दिखने में सिलेबस 8 यूनिट का है, लेकिन इसमें आपको 20 यूनिट पढ़नी पड़ती है। मोटी बात बता रहा हूं जिसको आपको याद रखना है। मोटी बात, जो व्यक्ति सेकंड पेपर को मुट्ठी में कर लेगा उसकी सफलता के चांसेस 100% सुनिश्चित होंगे। जब भी मेरिट बनती है, दोनों पेपर के नंबर जोड़कर बनती है। 200 में से 170 फर्स्ट पेपर में कितने लड़के ला सकते हैं? लड़कियां 260 में से 210 कितने लोग ला सकते हैं? मेरे को ये लग रहा है या तो टीचर दमदार नहीं है या फिर स्टूडेंट
210 से ऊपर कितने ला सकते हैं? तो यार नेचुरल सी बात है, 210 तो हंसते हंसते लाओगे। अगर प्रतिदिन 1 से 2 घंटा पढ़ लिया। अब सुनो, जिस पेपर को पढ़कर आप लोग 8 घंटे मेहनत कर 150 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहे, यदि दूसरे पेपर को सामान्य तौर पर 2 घंटे पढ़कर 210 प्लस स्कोर कर पा रहे हो। आपकी टीम में 7 बल्लेबाज है, ऐसा कप्तान सदैव पहले बल्लेबाजी चुनता है। जो मजबूत पक्ष है उसको और मजबूत करता है। प्रतियोगिता में जाने से पहले सदैव ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, सरल नहीं होनी चाहिए। आपकी वार्म अप एक्टिविटीज, आपकी ट्रेनिंग एक्टिविटीज विद हायर इंटेंसिटी, बहुत तीव्र गति के साथ होना चाहिए। लोड भी ज्यादा होना चाहिए। आपकी एक्सरसाइजेज की वैरायटीज कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, ना कि सिंपल होनी चाहिए प्रतियोगिता से पहले। लेकिन सदैव जब भी एक टीम टूर्नामेंट में खेलती है तो वो अपने बेहतरीन पक्ष का इस्तेमाल करती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 260 नंबर का पेपर ये आपकी डेस्टिनी को परिवर्तित करेगा। निर्भर आपके ऊपर करता है कि कैसे। अब उसका एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं। YouTube पर आप फ्री चलो, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग भगवान मान देंगे। वही चीज आप पेड कर दो, हमको क्या पढ़ना, ये तो हमको आती है, समझ गए मेरी बात को। और हमको क्या पढ़ना, ये हमें आती है, यही आती तमशा है, और यही आपको सदैव मराता है, ध्यान रखना। तो मेरी मोटी बात सुन लेना, मैंने आपके सामने पूरे सिलेबस को खोलकर रख दिया है, पूरे एग्जामिनेशन की मार्किंग को खोलकर रख दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब आपके सामने कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए, सही या गलत। फोकस किसके ऊपर करना है, यहां से कहने का दायित्व तो हमारा है, लेकिन करेगा कौन अल्टीमेटली, आप लोग करेंगे। दूसरी बात, एक एक दिन करके आपके समय को भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो कभी लौटकर नहीं आता। आज जो चीज आप कर सकते हो वो आज ही कर लेना। बहुत से लोग ये समझेंगे कि एग्जाम से 10 दिन पहले हम लोग कर देंगे, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ देंगे। हाँ पढ़ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा चांसेज ऑफ सक्सेस उनके कितने हो जाते हैं, 50%। ऐसे लोगों के चांसेज ऑफ सक्सेस सदैव 50% हो जाते हैं। तो बेसिक तौर पे आप सुन लीजिएगा, पिछली बार लास्ट में 7 बैच बने, कितने। अब उनको ये लगे कि साहब स्पीड थोड़ी तेज है। अरे तो काका जी 30 सितंबर का एग्जाम है, क्या 30 अक्टूबर तक कराएं, पहले क्यों नहीं आए। हाँ साहब हमको तो पता ही नहीं था कि और लोगों की इतनी बेहतर तैयारी होगी है। जैसे जैसे हम सेकंड पेपर पढ़ते जा रहे हैं अब हमको पता लगा कि साहब हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अरे नहीं पढ़ा तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। तो ये निर्भर करता है विद्यार्थी के ऊपर। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी क्या करते हैं कि हो जाएगा, लेकिन इस बार हो जाएगा नहीं चलेगा भाई साहब। पोस्टें कितनी है, मात्र 461। सेकेंड ग्रेड को तो भूल जाओ, टॉप 461 तो सेकंड ग्रेड लग गए। रेस्ट ऑफ भीड़ की लड़ाई किस चीज में है। अब ये निर्भर आपको करना है कि आपको सिक्योर 461 में होना है या रेस्ट ऑफ भीड़ के अंदर, बाकी बची हुई भीड़ के अंदर लड़ना है। दूसरी बात, 90% विद्यार्थी ये कहते हैं कि सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी से शुरू कराओ। हम हर कक्षा की शुरुआत में इसी चीज को रखते हैं कि सदैव शारीरिक शिक्षा का बेसिक प्रिंसिपल कहता है कि सरल से जटिल की ओर चलना चाहिए। सदैव शुरुआत सरल होनी चाहिए और अंत कैसा होना चाहिए, जटिल होना चाहिए। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल यही कहता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यही कहती है, और बेसिक फाउंडेशंस भी यही कहते हैं। और आप जब मैदान में जाते हो तो जब बच्चा आपके पास पहले दिन आता है तो आप भी उसको कौन सी एक्टिविटी कराते हो, सरल कराते हो। अब इन 8 यूनिट में से सरल कौन सी चीजें हैं। यूनिट 1 का ऊपरी भाग, सिलेबस आपके पास है,
जिसमें दोबारा मत बोल देना भैया अगर ऐसे आवाज कर दी, यहां से मिनट 3 लगेगी बाहर निकालने में। और पहले पहले ऐसा हो चुका है, पहले पहले ऐसा हो चुका है, ध्यान रख लेना। मैंने पहले कहा ना कि शुरुआत जब हम लोग करते हैं बहुत डिसेंट, बहुत इनोसेंट, बहुत सभ्य, बहुत नोबल बनकर करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, मैंने वेरी फर्स्ट लाइन के अंदर ये कहा था कि 10 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका इस बैच से बहुत से लोग आए होंगे। कोई कहां से आया होगा, कितनी फीस दे रहा है, बाहर पीजी में कितना पैसा दे रहा है, मां बाप की कैसी स्थिति है, घर के अंदर क्या स्थिति है, एक अकेला भाई होगा, गांव में बैर होगा, घर छोड़ नहीं सकता, फिर भी संघर्ष करके आया होगा। ऐसे लोग रोते हैं हमारे सामने कि सर क्या करें 5 लोगों की वजह से। ऐसे लोगों का फ्यूचर नहीं बिगाड़ना भैया, याद कर लेना। यहां आपकी आवाज के पीछे 2013 से जोधपुर चल रहे हैं और हम कहते हैं कि कुछ लोगों को जब भी घर से निकल के हम स्टेडियम जाएंगे, जब हम पढ़ाते हैं हो हाँ, और जब हम कभी स्टेडियम जाते हैं, पहले मेरे पास बुलेट थी, और कभी सामने आ जाते हैं तो हम ऐसे करते हैं और थोड़ा सा एक्सीलेटर खींच देते हैं, और वो देखो नीचे, जैसे तो आइंस्टीन की सड़क लिख रही हो कि निकल गया कि नहीं निकला, हाँ निकल गया। भैया या तो हर साल ऐसे ही आते हैं। अब ये निर्भर आप कर लेना कि आप 10 में नाम लिखाना चाहते हो या उन बाकी लोगों में जो सफल होना चाहते हैं, बताइए जरा। तो निर्भर यह करेगा, आप सिंसियर हो, लेकिन संगत की क्या आती है, रंगत आती है। संगत की क्या आती है, अपने पड़ोस में संगत ऐसी ही रखना जिसकी रंगत आपके ऊपर चढ़े, तो कैसी चढ़े, एग्जाम को पास करने के लिए। अदरवाइज कोचिंग संस्थान है, विद्यार्थी का सर्वश्रेष्ठ करने के लिए यहां समर्पित रहती है। 98% बेहतरीन आएंगे, 2% कचरा आएगा, तो क्या फर्क पड़ता है। बेहतरीन लोग आगे निकल जाएंगे और वो पीछे रह जाएंगे। एक लिमिटेड पीरियड होता है। कल बॉस ने बात कह दी कि यार विश्वास रख के ये बैच आया हुआ है, मैक्सिमम लोगों को सफल कराना है, आ जाओ। दिल को छू गई ये बात। नहीं, रात तक कह रहे थे कि कहां पढ़ाओगे, मैंने कहा इस भर्ती में मेरे को पढ़ाना ही नहीं है। लेकिन सोचो, जो व्यक्ति आपके सामने ये उद्गार बोल के गया है कि इस बैच में से मैक्सिमम लोगों को सफल कराना है, क्या भावना रही होगी, क्या हम यहां सोच कर आए होंगे जो हमने मूड डिटरमाइन कर रखा था कि यार पढ़ाना ही नहीं है। किसके लिए मूड परिवर्तित किया, सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप बराबर का साथ दोगे। अदरवाइज पढ़ने तो अभी 5000 और आएंगे। यहां पोस्टें कितनी है, 461 ही है। पिछली बार नहीं है कि कोई पीछे उबासी ले रहा, वो भी लग गया, और जिसके 42 नंबर आए वो भी लग गया, और जिसके 12 नंबर आए वो भी लग गया। 40% दोनों पेपरों में कैसे चाहिए, अनिवार्य है। 20% लोगों के तो विकेट पहले ओवर में उड़ जाएंगे, फर्स्ट पेपर में 80 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बोलो सही या गलत। कह के थक गए कि 90 स्कोर कर लेना और दूसरे में 225 खींच देना, श्योर सिलेक्शन है। सब कैसे होगा, 225 और 90 जोड़ना 215। मेरिट कितनी गई थी पिछली बार, 213 के पास। लास्ट में कट 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 के सब भर्ती हो गए, कोई नहीं बचा। लेकिन इस बार जाएगी क्या, 350 प्लस जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों को यहां गंभीर रहना बड़ा आवश्यक है। अदरवाइज किरदार परिवर्तित होते रहते हैं। हम भी यहां कोई फिक्स नहीं है, कल तक थे भी नहीं, आज हैं। घंटे भर बाद यहां कौन आएगा वो भी निश्चित नहीं है, और इन बेंचों के ऊपर अगली भर्ती में कौन बैठेगा ये भी निश्चित नहीं है। हां, ये निश्चित है कि जो आप लोगों में से बेहतर तरीके से तैयारी करेगा वो इन बेंचों पे वापस नहीं आएगा, ये फिक्स है। तो देखिए, ऊपरी भाग जो है ना,
इसमें शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए अर्थ, उद्देश्य, लक्ष्य, सिद्धांत, महत्व, सार्थकता और भ्रांतियां उसके साथ परिभाषाएं हैं। 11 साल में 4 पेपर हम देख चुके। परिभाषाओं से जुड़े हुए 3 से 4 प्रश्न आते हैं। 90% विद्यार्थी गलत करके आते हैं। बोलो सही या गलत? कितना ही रट लो, हम लोग क्या गलती करते हैं कि जिस किताब में जो परिभाषा मिली उसको लिया और कंठस्थ करना शुरू कर दिया। कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 25 से 35 परिभाषाएं लिखाएंगे, लेकिन एक साथ नहीं लिखाएंगे। जो परिभाषा अर्थ को सार्थक कर रही है उसको अर्थ के साथ लिखाएंगे, जो महत्व को सार्थक कर रही है उसको महत्व के साथ, जो लक्ष्य को उसके लक्ष्य के साथ लिखाएंगे। और उन ऐसी 12-13 परिभाषाओं की कुछ याद करने की एक शॉर्ट कंसेप्चुअल, जैसे हमने पढ़ा ना, ए से एड्स, रे से रेबीज, कैसे, देखो अब 1 मिनट में याद हो जाएगा तुम्हारे, क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि तुमने इसको ढंग से नहीं पढ़ा। ए रेखा हमें हिट करके वायरस का पोचा छोड़ गई। अब कुछ नहीं करना, जहां जहां मैं उंगली रखूं ना वो बोल देना। जिंदगी में नहीं भूलोगे वायरस वाली। ए से कौन सी बीमारी होती है? रे से कैसे, ऐसे, हर्पेस, में से मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार। एकमात्र ऐसी बीमारी जो वायरस और बैक्टीरिया, जीवाणु और विषाणु दोनों से होती है। वायरस को अंग्रेजी में वायरस कहा तो हिंदी में क्या कहेंगे? विषाणु। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कही जाती है। पता है क्या? पता है क्या? अभी कौन सा वायरस चल रहा है? क्यों जानलेवा है? क्यों क्वारंटाइन किया जाता है? हमें क्वारंटाइन क्यों किया जाता है? क्योंकि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। एक निर्धारित अवधि तक इसको जीने के लिए कोई परजीवी नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन यदि इसको उस निर्धारित अवधि के अंदर कोई परजीवी मिल गया तो इसका जीवन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? 8 से 12 नहीं चलना कभी, 8 से 16 चलना है। ठीक है? क्योंकि 2, 4, 8, 16, 32 रट लेना इसको। इसको 2 की पावर n कहते हैं। ठीक है? 3 टीमों में कितनी बाई देते हैं? 2 की पावर n जो अगली आती है उसमें से घटा दो। 4 में से 3 घटाए कितनी बाई देंगे? 6 टीमों में कितनी बाई देते हैं? 2 की पावर n जो इससे अगली आ रही है उसमें से घटा दो। कितनी बाई आएगी? 17 टीमों में कितनी बाई देंगे? बस यही ध्यान रखना है। घटाना किसमें से है? 32 में से। तो 2, 4, 8, 12 नहीं करना, इसको रट लेना 2, 4, 8, 16, 32। आंख बंद कर लेना। हर एग्जाम में बाई का एक क्वेश्चन आ रहा है, कभी गलत नहीं होगा। 33 टीमों में कितनी बाई देंगे? बढ़िया है, सीधी सी बात है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी क्या होगा? तो 33 32 से आगे है कि पीछे? तो 2 की पावर जो अगली वाली है उसमें से टीम को घटानी है, बाई आ जाएगी। बड़ा इजी सा होता है। पिक्चर तो बच्चों को ऐसे हमने करा दिए। कई तो हमारे पास यहाँ 2013 के अंदर लगे हुए पीटीआई आए थे, बोला साहब हमको आता ही नहीं डालना। हमें भी नहीं आता था कभी भाई, माँ के पेट से सीख के थोड़ी आता कोई, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो मेनिंजाइटिस होता है, दिमागी बुखार कहते हैं इसको। ठीक है? ही से हेपेटाइटिस, तैसे ट्रैकोमा, करके को छोड़ दो। कहां से? पो से, गलसुआ। और ई से H1N1 किसका वायरस है? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू कौन सी बीमारी से पैदा हुआ? इन्फ्लुएंजा। अभी इससे पहले कौन सी बीमारी घातक चल रही थी? 2 साल पहले तक स्वाइन फ्लू थी ना। तो अब देखिए क्या करना है हमें कि मैक्सिमम विद्यार्थी कहते हैं सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी शुरू करो। हम उनको ये कहते हैं जिस चीज में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है लेकिन वो आपको सरल लग रही है, जटिल लग रही है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जटिल लगती है, सरल? बताइए ना, सारे बोलो यार। कितने लोगों को सरल लगती है?
कितने लोगों को सरल लगती है? कोई हो एक आध तो बता दो, कूले की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है? कूले की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? नाम बता दो उनका। आवाज आ गया महिला मोर्चा से? घबराओ मत, 206 की 206 रटा देंगे। तो जो जटिल लगती है ना वो चीज हमेशा सदैव हमको लास्ट में करनी है, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट है। अब उस वक्त तक क्या होगा कि जो सरल चीजें होंगी ना उनको आपको रिवाइज कर चुके होंगे, और जो जटिल चीज आएगी उसको सदैव हम लास्ट में रखते हैं। 50% विद्यार्थी कहते हैं साहब किन्सियोलॉजी शुरुआत करा दो। 5 मिनट लगती है किन्सियोलॉजी से शुरुआत कराने में, इतना रोचक विषय है, हंसते हंसते आपके याद हो जाता है। लेकिन किन्सियोलॉजी यदि याद हो गया तो अन्य जो चीजें हैं उसके अंदर आप सोचते हो कि यार अब किन्सियोलॉजी तो याद होगी, इनको क्या करना पड़ के, और यही विद्यार्थी गलती करता है। 20 प्रश्न तो खेल और ओलंपिक के भी आएंगे ना, 5 प्रश्न शारीरिक शिक्षा की परिभाषाओं, अर्थ, उद्देश्य इनसे जुड़े आएंगे ना, जैविक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, दैहिकी आधार, कार्य के आधार, इनसे आएंगे कि नहीं आएंगे? बस यही विद्यार्थी गलती करता है जिसको हम सुधारना चाहते हैं। अब देखो मेरी बात, आपके साथ 8 यूनिट है। पहली यूनिट शारीरिक शिक्षा के मूलाधार से, किन्सियोलॉजी से, टेस्ट मेजरमेंट इवोल्यूशन से बनी हुई है। दूसरी यूनिट ओलंपिक्स 17 खेल और भारत की राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से बनी हुई है। तीसरी यूनिट आपके शारीरिक शिक्षा के इतिहास, विश्व और भारत के कुछ आंदोलन और कुछ व्यक्तित्व से मिलकर बनी हुई है। चौथी यूनिट मनोविज्ञान की है, जो आप खुशकिस्मत हैं क्योंकि मनोविज्ञान की टॉपेस्ट फैकल्टी आपके बैच में शायद क्लास शुरू हुई हो जाएगी। आप खुशकिस्मत रहना, 90% विद्यार्थियों के क्लास में याद हो जाता है, 10% एक बार रिवीजन करते हैं घर पर जाके। पहली बार तो देखो सबको समस्या आती है, पहली बार किसी भी चीज को सीखने में और करने में समस्या आती है। 5वीं यूनिट जो हमको आती तो है लेकिन हम कर नहीं पाते, टूर्नामेंट्स, सबसे सरल होती है। 2 बार आपको यहां पर पिक्चर बनाना सिखाएंगे और तीसरी बार आप अपनी ही कॉपी में डाल दोगे बाई कहां डालनी है, टीम कहां सेलेक्ट करनी है, क्वार्टर कैसे मेंटेन करने हैं, सिंगल लीग क्या होती है, डबल लीग क्या होती है, इसके अंदर टेबुलर क्या होता है, साइक्लिक क्या होती है, स्टेयरकेस क्या होती है, और बाकी जो है ना चैलेंज मेथड वाले वो आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है, लेकिन उसको हम टच करा देंगे ताकि आपको आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। 6ठी यूनिट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बड़ी इंटरेस्टेड है और उसको हर विद्यार्थी को सीखना चाहिए, क्योंकि आप यहां से जाते ही अपनी स्कूल के अंदर टीम तैयार करेंगे। तो जब टीम तैयार करेंगे ना तो बेसिक चीजों का हमको पता होना चाहिए कि रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होती है, ट्रेनिंग हार्ट रेट क्या होती है, प्री वार्म अप हार्ट रेट क्या होती है, बेसल हार्ट रेट क्या होती है, हार्ट रेट को मीजर कैसे किया जाता है। जो विद्यार्थी मेरे पास फिजिकल कॉलेज में रह चुके थे उनको तो मैंने बताया था, ठीक है। 15-16 महीने मैंने एक नौकरी करी, लेकिन क्या है कि वो विभाग, जब हम बात करते हैं ना, एक विभाग इतना ऊपर दूसरा रसातल में, कभी ऐसे विभाग में काम नहीं करना। लेकिन आपके पास तो क्या है कि ऑप्शन है, यह है कि नहीं है, कहाँ है, मेरे पास था इसलिए मैं छोड़कर आ गया, ठीक है। क्योंकि एक विभाग जहां आप सीधा महीने में एक बार खेल मंत्री से डील करते हैं, चीफ सेक्रेटरी की वीसी में बैठते हैं, कलेक्टर एडीएम से डील करते हैं, और दूसरा विभाग जहाँ पे धूल फाँकते रहो, तो उनका धूल थोड़ा ना फाँकनी है अपने को, जिंदगी के एसेट्स सेट करो। केवल यही नहीं रुकना, अगर आपने यही सोच लिया कि बस यहीं रुक गए, बस सोच को कभी भी सीमित नहीं रखता, ठीक है। मानव जब जोर लगाता है, घर में खाना बन जाता है। अरे बोलेगा कौन यार, आता नहीं क्या, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, आता है कि नहीं आता? यार मेरे को ये बताओ, तुम मेरे को डरा रहे हो या तुम अभी सोच रहे हो कि जवाब दे कि ना दे? तो सारी दुनिया को पता है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर, तो नेचुरल सी बात है, जब आप लोग मेहनत करोगे, जब एक मूंज की रस्सी लगातार कुएं के ऊपर चलती हुई पत्थर को काट सकती है, तो हम लोग तो इंसान है यार। उसका नाम सुना मांझी का, जिसने पहाड़ खोद दिया। तो फिर
तो ये वादा आपको करना है कि एग्जाम की तैयारी आपको सर्वश्रेष्ठ करनी है। बेसिक तौर पर हमारी क्लास आज से ऑफिशियली शुरू हो चुकी है, लगातार चलेगी, नॉन स्टॉप चलेगी। आने वाले दिनों में तो हमें सांस लेने की फुर्सत भी नहीं रहेगी। हम विद्यार्थी को सदैव यही कहते हैं कि एक सिंक्रोनाइज वे में, क्रमानुसार चलो। जब फैकल्टी ज्यादा होती है तो सिलेबस को बांट दिया जाता है, लेकिन इस बार जैसा कि हमने वादा किया है कि मैक्सिमम सेकंड ग्रेड यहीं से निकालने हैं, वही काम हम लोग करेंगे। ऑफिशियली हम आपके पाठ्यक्रम की आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। यूनिट 1 क्या है, जरा एक बार सारे लोग बोलकर दिखाओ, बताइए, जोर से बोलिए सारे। देखो मेरी बात सुना, वो फिजिकल टीचर किसी काम का नहीं है, वो फिजिकल टीचर किसी काम का नहीं है जिसकी आवाज में दम नहीं है, ठीक है? तो आवाज में तो दम फिजिकल टीचर के होनी चाहिए। बताओ होगी कि नहीं होगी? तो अब एक बार पढ़ के बता दो कैसे पढ़ोगे एक साथ। तो देखिए, बेसिक तौर पर स्पष्ट कर देता हूं कि यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। शारीरिक शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत, लक्ष्य, परिभाषाओं से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हजारों विद्यार्थियों के कॉल आए और हमने भी एक छोटा सा काम किया था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि शुरू से होता है तो हमें समझ में आए। हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक स्पष्ट तौर पर हम बात करें, टेस्ट एंड मेजरमेंट का हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से कोई लेना देना है क्या? भारत में शारीरिक शिक्षा के इतिहास से परीक्षण, मापन और मूल्यांकन का कोई लेना देना है क्या? है क्या? नहीं है। टूर्नामेंट्स का, शिक्षण विधियों से कोई लेना देना है क्या? खेल मनोविज्ञान का, यदि हम स्पष्ट तौर पर बात करें, योगा से कोई लेना देना है क्या? ये दोनों, तीनों, चारों, पांचों चीजें एंटायरली डिफरेंट है। फिर भी हमने निर्णय लिया कि इस बार आपको पाठ्यक्रम को शुरुआत से ही शुरू कराएं। तो देखिए, बेसिक चीज सबसे पहले आपका शिक्षा और शिक्षा से जुड़ी हुई शारीरिक शिक्षा का अर्थ दिया हुआ है, यही से शुरू करेंगे। हो सकता है इस पोर्शन में आपको इंटरेस्ट कम आए, लेकिन ध्यान रखना 60 नंबर की पहली यूनिट में से 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन इस पोर्शन में से आते हैं और हमें इंटरेस्ट से लेना देना है या एग्जाम में मैक्सिमम नंबर अचीव करने से। कोई भी विद्यार्थी जो 460 प्लस 40 में से ज्यादा लाएगा वही सफल कहलाएगा। विफल व्यक्ति तो ये कहता रहेगा कि यार इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मेरे साथ ये हो गई। लेकिन सफल व्यक्ति एक ही बात कहेगा कि साहब मैं तो नौकरी करने जा रहा हूं। तो पहले तो मुझे बता दो एक बार, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा, यदि इनमें से हम किसी एक को बड़ा कहना चाहें तो शारीरिक शिक्षा बड़ी है या शिक्षा बड़ी है? नेचुरल सी बात है। मुझे यही उम्मीद थी कि शारीरिक शिक्षा आप उत्तर दोगे, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया सुट बह चाहिए, बोलने की हिम्मत नहीं है। गलत है उत्तर। मेरा हाथ बढ़ा कि मेरा शरीर बढ़ा? शिक्षा मां के पेट से शुरू हो जाती है। अभिमन्यु ने कहां पर चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था? मां के पेट में। फिर जब वो मां के पेट से बाहर आया तो उसने चलना सीखा। चलना सीखना क्या है? शारीरिक शिक्षा। उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने माता पिता के पैर छूना सीखा। ये क्या थी? नैतिक शिक्षा। उसके बाद उसने अपने नाखून काटना, दांत साफ करना सीखा। ये क्या थी? उसकी मूल्य आधारित शिक्षा। उसके बाद उसने आंखों की भाषा को, शब्दों की भाषा को और उसके बाद लिखी हुई भाषा को सीखा। ये क्या थी? उसकी मनोवैज्ञानिक शिक्षा। और उसके बाद उसने अपने जीवन के अंदर विषय आधारित शिक्षा शुरू करी। 10वीं तक कक्षाएं
पढ़ी, 11वीं में किसी ने साइंस ले ली, विज्ञान आधारित शिक्षा, किसी ने कला ले ली, कला आधारित शिक्षा, किसी ने कॉमर्स ले ली, वाणिज्य आधारित शिक्षा, और आगे गए। कोई एमबीबीएस बन गया, डॉक्टरी कर ली साहब, कोई प्रोफेसर बन गया, प्रोफेसर से ले, कोई हमारी तरह कोच बन गया कि साहब इसने प्रशिक्षक की शिक्षा ले ली, कोई आपकी तरह शारीरिक शिक्षक बन जाएगा, इसने शारीरिक शिक्षा की शिक्षा ले ली। इसका मतलब कि मैं दूसरी बार कह रहा हूं कि आप जब तक सोओगे आपसे कह रहा हूं, मालिक ताली क्यों बजा रहे हो? क्या जागरण किया था क्या रात को? क्या बॉस जागरण किया था क्या रात को? मत सो यार, मत सो, क्या सोना यार। 4:30 उठा, सुनो, 5:30 जाके घंटा सवा घंटा स्टेडियम नौकरी करके वापस आ गया, अखबार पढ़ लिया, चाय पी ली, घंटा 1.5 घंटा जो पढ़ाना था वो पढ़ लिया, अब यहां पढ़ा लिया, 12:30 के बाद अपना एक पर्सनल काम डाला हुआ है, शाम को 8 बजे तक वो काम करूंगा नॉन स्टॉप, ठीक है। सुबह उठ के यार सोना मतलब जीवन खोना है। सोने के लिए भगवान ने एक निर्धारित समय दिया है, रात्रि 10 से 4, जितना सोना हो सो, ठीक है, लेकिन ये वक्त सोने का नहीं है, और वो भी अगर बेंचों में बैठ के सो रहा है ना। और वो भी देखो, मतलब फैक्ट है ये कि मैडम ने यहां ठोड़ी के नीचे हाथ लगा रखा है, थोड़ी देर ठोड़ी के नीचे हाथ लगते लगते यहां उंगली चली जाती है, और यूं हाथ हो जाता है। अब सुनना, ये टेम्पोरल बोन है। कौन सी बोन है? कनपट्टी कहते हैं इसे। खोपड़ी के अंदर 8 हड्डियां होती है, जिसमें से 2 टेम्पोरल होती है, ऑसिपिटल, पैराइटल, स्फिनोइड, एथेमोइड, और साइड में 2 कौन सी होती है? ये फ्रंटल और ये टेम्पोरल। इन 8 हड्डियों में से एकमात्र हड्डी ऐसी होती है जिसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। कौन सी हड्डी? जो दोनों कानों के ऊपर कनपट्टी बनाती है। जब भी मनुष्य के कोई संक्रमण होता है, सर्दी जुकाम होती है, उससे जुड़ा हुआ संक्रमण, नाक के अंदर साइनस, जिसको हम देसी भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुंह में थोड़ी दिया हिया कर रहा है, नीचे ही तो डाला है। हाँ यार, यूं करके नीचे तो डाला, यूं थोड़ी किया जो हा कर रहा है। इसका मतलब तुमने फील किया। तो यहां साइनस होता है, इसके चारों तरफ म्यूकस होता है, दोनों मिलकर देसी भाषा में जो हम कहते हैं वो बनाती है, और बाकी इसका वैज्ञानिक नाम होता है श्लेष्म रस, जिसको म्यूकस कहते हैं। म्यूकस होना अति आवश्यक है। यदि म्यूकस नहीं होगा तो आपको पता है, आज से 1.5 साल पहले चैनपुरा स्टेडियम में एक लड़का दौड़ते दौड़ते मर गया था। कई लोग जो शराब पीते हैं रात को मुंह खुला रख के मर जाते हैं, उनके म्यूकस सूख जाता है। जो लोग सिगरेट ज्यादा पीते हैं वो लगातार खांसी क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उनके म्यूकस और उसके साथ पाए जाने वाले सीलिया, सीलिया क्या होते हैं? ये तो बाढ़ है, ये क्या है? सीलिया है, इन्हें रोम कहा जाता है। ऐसे ही रोम अंदर नाक में होते हैं, ऐसे ही रोम या विंड पाइप, जिसको हम श्वास नाल कहते हैं, उसके अंदर होते हैं। अब ये सीलिया यानी कि रोम क्या करते हैं? बाहर से कोई भी धूल कण आया उसको यहीं रोक लेते हैं, और फिर हम अंदर यहां तक उंगली घुसाते हैं, ठीक है। उसको देसी भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत बेटर है, क्योंकि यदि वो आपके अंदर जाता तो वो हार्मफुल होता। इसलिए सीलिया क्या करते हैं? बाहर से आए हुए किसी भी धूल कण को नॉक कर लेते हैं, ठीक है। म्यूकस क्या करता है? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? मानव के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। अभी बाहर तापमान कितना होगा? 31-32। आने वाले दिनों में 16-17 हो जाएगा। यह म्यूकस क्या कार्य करता है कि बाहर से जो भी वायु आई, उस बाहर से आई हुई वायु को ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देता है। अब वो चैनपुरा में जो लड़का दौड़ रहा था ना, उसकी म्यूकस और सीलिया फेलियर हो गए, जिससे बाहर से, उस टाइम सर्दियों का दिन था, दिसंबर का था, 11-12 डिग्री सेंटीग्रेड में दौड़ रहा था, और एक गलती उसने क्या कर रखी थी? उसने टी शर्ट रिमूव कर रखी थी। सर्दियों में कभी भी आपको बिना कपड़े के नहीं दौड़ना।
सर्दियों में बिना कपड़े आप दौड़ रहे हो तो ये अभी मेरे पसीना निकल रहा है ना, दैट इज नॉट पसीना, इसे इवापोरेशन कहते हैं। जिस तरह से वाष्पीकरण की क्रिया होती है, इसी प्रकार से हमारे शरीर से ताप का संवहन होता है। मैं यहां खड़ा खड़ा लेक्चर ले रहा हूं, मेरे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उपपचय की क्रिया हो रही है। अब उस उपपचय क्रिया से शरीर का तापमान बढ़ रहा है, जिसको डाउन करने के लिए क्या स्रावित हो रहा है? पसीना स्रावित हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही सीलिया यहां होते हैं, कहां? विंड पाइप में रोम और म्यूकस होता है। जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं, सिगरेट की टेम्परेचर अंदर जाता है ना तो 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, उनके सीलिया मर जाते हैं, सूख जाते हैं, म्यूकस सूख जाता है। इसलिए सिगरेट पीने वालों के बार बार खांसी होती रहती है। ये तो मैंने बात करी वहां से। अब शुरू कहां से करी थी वो बताना? कहां से है? तो ये टेम्पोरल बोन होती है, इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। कोई भी संक्रमण यहां से जाएगा ना, जब भी आपके सर्दी जुकाम होती है ना, तो सर्दी जुकाम होती है तो हमेशा ध्यान रखना, नाक के आसपास दर्द होता है, आंखों के ऊपर दर्द होता है और कनपट्टी में दर्द होता है। हमारे चेहरे के अंदर खोपड़ी की हड्डियों के बाद 14 हड्डियां चेहरा बनाती है, ठीक है? इसमें से एक हड्डी जो होती है ना, अब देखो दोनों भाई साहब आपने दोनों हाथ यहां लगा रखा ना, दोनों कारण बताऊंगा कितना बड़ा नुकसान है। अभी मैं एक का नुकसान बता रहा था, उस आपने दोनों लगा दिए, ठीक है? बताऊंगा नुकसान क्या है। और ये सारी चीजें एक शारीरिक शिक्षक को आनी चाहिए। हम आज तक केवल किताबी ज्ञान लेकर आते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं लेकर आते हैं। तो क्या होता है कि यहां रेजोनेटिंग चैम्बर होते हैं चेहरे की हड्डियों में, खोपड़ी में नहीं। खोपड़ी की तो 8 हड्डियां सचर होती है, स्थिर हड्डियां होती है, फिक्स होती हैं, ठीक है? इसलिए इनको सचर जॉइंट्स कहा जाता है। कपाल बनाती है क्रीनियल बोन्स। नीचे चेहरे की 14 हड्डियां फेशियल बोन्स, चेहरे की हड्डियां कहलाती है। इनके बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या काम करते हैं? इन छिद्र के बीच में साइनस पाया जाता है और म्यूकस यहां पर पाया जाता है। जब भी हम बोल रहे हैं, सुनना मेरी बात, मैं सांस ले रहा हूं, शायद आपको आवाज कम आई, अब देखना मैं सांस छोड़ रहा हूं, आई? लौटती हुई सांस सदैव आवाज बनाती है। जो सांस हम फेफड़े में लेते हैं वो तो केवल श्वसन के काम आती है, लेकिन लौटती हुई वायु हमारे विंड पाइप के पास ट्रैकिया होता है। ये देखो, इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के नीचे ये है एडम्स एप्पल। महिलाओं के पतला होता है, पुरुषों के ज्यादा मोटा होता है, क्योंकि हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? शरीर में वृद्धि और विकास करता है। इसी की वजह से यहां पर ये स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि के पास, तो ये एडम्स एप्पल बड़ा हो जाता है। इसकी वजह से ट्रैकिया ऊपर खिसक जाता है। पुरुषों के देख लेना, महिलाओं के आपके गले में दिखाई नहीं देगा। यह हमारी आवाज की पिच यानी तारत्व को निर्धारित करता है। पुरुषों में मोटा होने की वजह से आवाज भारी हो जाती है, महिलाओं में पतला होता है, इसलिए महिलाओं की आवाज पतली और सुरीली होती है। बेसिक कारण। अब जब भी आपके कभी सर्दी जुकाम होती है तो ये रेजोनेटिंग चैम्बर में अंदर से फेफड़ों से लौटती हुई आवाज, यहां पर हमारे विंड पाइप में ट्रैकिया होता है, जिसको स्वर यंत्र के कहते हैं लैरिंक्स, उसके साथ वहां पर इसको किस में परिवर्तन करता है? ध्वनि में। अब देखना वो ध्वनि तो कैसी थी, ऐसे जैसे मैंने बोली। यहां रेजोनेटिंग चैम्बर में आकर ये किस में परिवर्तित होते हैं? शब्दों में। किसके अंदर? चेहरे के अंदर आकर लौटती सांस, पहले ध्वनि बनी गले में और फिर क्या बनी? वो बनी आपके शब्द। ये सारी चीज हम आपको श्वसन तंत्र में पढ़ाएंगे। टेम्पोरल बोन की विशेषता, ये सब हम आपको कंकाल तंत्र में पढ़ाएंगे, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था कि यहां हाथ नहीं लगाना चाहिए। यहां क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। चेहरे से निकलकर किसी भी प्रकार की कपाल तंत्रिकाएं जो कपाल में मस्तिष्क में प्रवेश करती है, वो किसके माध्यम से करती है? टेम्पोरल बोन के माध्यम से। इसीलिए जब भी कभी संक्रमण होता है तो सदैव नाक के साथ, आंख के साथ टेम्पोरल बोन पे सूजन आती है। अब सुनना, मस्तिष्क के अंदर हमारी किस चीज का स्टोरेज है? याददाश्त का। सही है गलत? याददाश्त 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ये वाला शोरूम तो आपने एक सरदारपुरा में देखा भी होगा। इकोइक, जिस आवाज को जिस याददाश्त को हम सुनी हुई आवाज से याद रखें। लोग गाने सुनते हैं, दिखाई थोड़ी देता है, याद हो जाता है। लेकिन ये मस्तिष्क की अस्थायी स्टोरेज क्षमता में रहता है।
40 साल पहले कोई पिक्चर आपने देखी होगी या हमने देखी है, 20 साल पहले आपने देखी होगी, आज भी उस पिक्चर के सीन कहने के बावजूद भाई साहब का हाथ यही है। मैं बताऊंगा इसका कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है बताऊंगा, सुनना भले ही लगा लो। इसको कहते हैं सुनी हुई मेमोरी और इसको कहते हैं देखी हुई मेमोरी, आइकॉनिक। और एक मेमोरी होती है इन दोनों का मिश्रण, जिसको हम कहते हैं ऑडियो विजुअल। ध्यान देना, तो ये दोनों मेमोरी तो क्या होती है, अस्थायी होती है, लेकिन ऑडियो और विजुअल मेमोरी जो इनके मुकाबले होती है ना, वो ज्यादा स्थायी होती है। यदि किसी चीज को हम, जो फोकस चल रहा है ना विद्यार्थियों के सब ऑफलाइन बैच, वो इसलिए कि साहब ऑडियो भी सुनाई देगा, विजुअल भी सुनाई देगा। तो ऑडियो इकोइक मेमोरी में जाएगा, वीडियो आइकॉनिक मेमोरी में जाएगा, मस्तिष्क में जाएगा, और स्थायी मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी जिसको याददाश्त की स्थायी क्षमता कहते हैं, उसमें स्टोर हो जाएगा। वो चीज आदमी लंबे समय तक 20, 30, 40 साल तक याद रखता है। अब क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा बल है जो शाश्वत बल है, जो 24 घंटे विद्यमान रहता है। कौन सा? ऐसा ही एक बल आकाश में होता है जो 24 घंटे विद्यमान रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। बिजली गिरती है और खत्म कर देती है सब कुछ, 24 घंटे विद्यमान रहते हैं। पृथ्वी का यह बल क्या काम करता है? ये मेरे हाथ में पेन है, देखो, इसको ऊपर फेंकने के लिए मुझे बल लगाना पड़ रहा है, लेकिन नीचे फेंकने के लिए क्या मैंने बल लगाया? क्योंकि 24 घंटे मेरे ऊपर 9.86 ग्रेविटेशनल फोर्स की मात्रा से एक बल आरोपित है। यही कारण होता है कि व्यक्ति दौड़ता है तो दौड़ने के वक्त चलने के मुकाबले उसको ज्यादा थकान होती है, क्योंकि चलने के दौरान उसका एक पैर हमेशा जमीन के कांटेक्ट में रहता है। कभी देख लेना, एक पैर जमीन के कांटेक्ट में रहेगा, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो दौड़ना शुरू करता है, उसके दोनों पैर हवा में जाते हैं और उसके ऊपर कौन सा बल आरोपित हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल उसके ऊपर बल लगाता है, जिससे थकान होती है। इसीलिए व्यक्ति चलने के मुकाबले दौड़ने में ज्यादा थकान महसूस करता है। अब सुनना, यहां से हमारे, देखो भाई साहब मैं कह रहा हूं उसके बावजूद, और लगा लो हाथ, थोड़ा और नीचे तक लगा लो, नुकसान बताऊंगा ना तो हार्ट अटैक आ जाएगा। यहां हमारे स्थायी मेमोरीज या मस्तिष्क है, इससे क्या जुड़ी हुई है? हमारे शरीर को चलाने वाली तंत्रिका तंत्र की दो प्रकार की तंत्रिकाएं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो 12 कपालीय तंत्रिकाओं और 21 मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है, और यह पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। फिर यह आगे जाकर किस में बढ़ जाता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में, जो हाथ और पैरों को, तो मस्तिष्क, और आपने सुना कई बार किसी की रीढ़ की हड्डी पे कोई आदमी गिरता है तो उसको लकवा आ जाता है, क्योंकि उसकी कपालीय तंत्रिकाएं नष्ट हो गई। या किसी के ब्रेन हेमरेज होता है तो लकवा आ जाता है, क्योंकि उसकी पहले तो मेरु तंत्रिकाएं, ये कपालीय तंत्रिकाएं नष्ट हो गई। अब ये नष्ट होने से क्या होता है? ये कपालीय तंत्रिकाएं हमारे शरीर में हाथ पैरों जितने भी दूर के अंग हैं उन तक फैली होती है, जिनको परिधीय तंत्रिकाएं कहते हैं, उनका कंट्रोल करती है, वो काम करना बंद कर देती है। इनसे जुड़ी हुई एक और तंत्रिकाएं होती है जिनको स्वायत्त तंत्रिकाएं कहते हैं। वो स्वायत्त तंत्रिकाएं, परिधीय तंत्रिकाएं तो किसका कंट्रोल कर रही है? हाथ पैर इनका। स्वायत्त तंत्रिका किसका कंट्रोल कर रही है? हृदय का, फेफड़ों का, मूत्र उत्सर्जन सिस्टम का, और सबका जो इंटरनल ऑर्गन्स है जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब यहां पर हम लोग हाथ लगा के बैठते हैं ना, तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, ये देखो क्या करता है, ये कनेक्शन मांगता है, ये कनेक्शन मांगता है। अगर आपसे इसका कनेक्शन है तो आप आराम से हो, लेकिन ध्यान रखना, कनेक्शन है तो ये आराम से है, क्योंकि आपके अंदर की चीज ही ले रहा है। जैसे ही आप हवा में उछलोगे तो ये क्या करेगा? वापस आपको नीचे खींचेगा। अब जैसे ही आपने यहां पर हाथ लगाया, टेम्पोरल बोन में जो छोटे छोटे छिद्र हैं उसके पास इन उंगलियों का कनेक्शन हो गया। इन उंगलियों के कनेक्शन के साथ डूब के मर जाना चुरूर पानी में, समझा रहा हूं, फिर भी हाथ नहीं हटा रहे। यही तो समझा रहा हूं कि हाथ हटाना है, फिर भी यूं और देख रहे हो, ठीक है। हेमा मालिनी खड़ी है सामने, ऐसे देख रहे हो, ठीक है। जरासंध खड़ा है, ठीक है। अब यहां मैंने लगाया तो देखो उंगलियां किससे कनेक्ट है? टेम्पोरल बोन से। कोहनी का कनेक्शन किस पे है? आपकी का सबका। बेंच का कनेक्शन किससे है? मस्तिष्क की आधी क्षमता को कौन खींच ले गया? गुरुत्वाकर्षण बल। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि पढ़ते समय
कभी ऐसे हाथ मत लगाओ और खाना खाने के तुरंत बाद पानी। तो दूसरा रीजन है, उसका रीजन ये होता है कि बॉडी के अंदर हमारे गैस्ट्रिक जूस बनता है आमाशय में, जिसको जठर रस कहते हैं। वो जठर रस के अंदर एक HCl नाम का अम्ल होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। वो एकमात्र ऐसा अम्ल होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। ये गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं ना, इस भोजन को अंदर गलाने का काम करता है। गलाना किसको कहते हैं? एक तो चीनी होती है, चीनी को आपने पानी में घोला, चीनी घुल गई। नमक घुलता है क्या कभी? इसलिए नमक कभी जिंदगी में ऊपर से डाल के मत खाना। नमक कभी नहीं घुलता, नमक गलता है। नमक का घुलनशील बिंदु नहीं होता, नमक का गलनांक बिंदु होता है, मेल्टिंग पॉइंट। इसीलिए हमारी माताएं बहनें खाना बनाते वक्त शुरुआत में ही क्या डाल देती थी मसाले के साथ? नमक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाकर गलता है। जो लोग ऊपर से सब्जी में नमक डालकर खाते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर को दावत दे रहे हैं। और ऐसे लोग भले ही चाहे कितने फिट हो, 36-37 साल का लड़का था, भी मरा था। यही गलतियां करते हैं। सलाद के ऊपर नमक, सब्जी में ऊपर से नमक। जैसे ही नमक आपके ब्लड में जाता है वो एकदम से आपके ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट कर देता है, और यही कारण हार्ट अटैक का बनता है और हार्ट फेलियर हो जाता है। ऊपर से नमक डालना छोड़ दो यदि आज से खा रहे हो तो। और जैसे ही ये खाना आमाशय में जाता है, जो हम खाते हैं, जो रोटी के अंदर नमक है, जो सब्जी में, आमाशय में जाकर क्या करते हैं कि उस खाने को गलाना शुरू करते हैं। तो गलाने के दौरान गैस्ट्रिक जूस आता है और अंदर आमाशय में, हमारे शरीर के अंदर आमाशय में तापमान हो जाता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। आग लगती है अंदर गैस्ट्रिक जूस से। आग पर पानी डालोगे तो क्या होगा? सब्जी पकने से पहले उसमें और पानी डालोगे तो क्या होगा? सब्जी कच्ची रह जाएगी। खाना घंटे भर तक गलता है, गलने से पहले पानी पी लिया होगा तो आग बुझेगी कि जलेगी? बुझ जाएगी, और वो खाना आधा पचा हुआ रह जाएगा और न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना, और नमक ऊपर से डाल के नहीं खाना। और तीसरा काम यदि सफल होना है तो आज से ही, उन्होंने क्या कहा, बड़े बुजुर्ग बहुत शानदार समझदार थे। उन्होंने कहा विज्ञान कहता है कि आपके शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो किससे मिलकर बनता है? वो मेरुदंड, जो 26 रीढ़ की हड्डी है, और मस्तिष्क, इससे मिलकर बनता है। ये दोनों हमारे शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। अब इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को एक मैसेज जाता है। जैसे ही आप पीठ झुकाकर बैठते हो ना, जब हम थक जाते हैं तो हम सीधे खड़े रहते हैं या थोड़ा सा बोझिल हो जाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये मैसेज चला जाता है कि यार ये आदमी थक चुका है। ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कहां पर बैठे हैं? कुर्सी पर बैठे बैठे 2.5-3 घंटे बाद आदमी को झपकी आती है कि नहीं आती? जब वो कुर्सी पर बैठे तो झपकी क्यों आई? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास मैसेज गया कि साहब इनका शरीर निढाल हो गया। अब एक काम करो, हाइपोथैलेमस को आदेश दो कि निद्रा केंद्र को जगाओ और इसको नींद दिला दो ताकि इसको रेस्ट मिल जाए। तो जब हम लोग इस प्रकार से बैठते हैं तो 2 काम होते हैं। एक तो हाइपोथैलेमस के पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सूचना देता है कि इसकी अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता को खत्म कर दे, सुला दे इसको। और हम लोग ऐसे बैठे बैठे 10 मिनट बाद झपकी आती है कि नहीं आती? बताओ। जीवन की प्रत्येक चीज को यदि विज्ञान से जोड़ दिया ना तो पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। बाकी किताबों में तो लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा? भाई किताबों में तो लिखा हुआ है। अब आप यहां पर बैठे हो तो कनेक्शन कोहनी का किससे हुआ? बेंच से हुआ, और बेंच का कनेक्शन किससे? जमीन से, और जमीन का कनेक्शन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से। जितनी शक्ति आपके मस्तिष्क में जा रही है उसमें से 50% कहां जा रही है? तो यदि सफल होना है तो ये लगाना छोड़ दो, और विफल होना है तो आपका स्वागत है। लगाओगे क्या आज के बाद? अब मेरे को क्या है कि पढ़ाना था, लेकिन आज मैंने इस बैच को ऑब्जर्व किया। बुरा तो नहीं मानोगे? थोड़ा सा लेवल डाउन है भैया, बुरा मत मानना। कोई व्यक्ति यदि मुंह पर आपको अपनी असलियत बताना तो ये याद रखना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आगे क्या है? बिन पानी बिन साबुन निर्मल कुटी छवाए। देखो कितनी अच्छी बात है। जो व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है उसको सदैव अपने पास रखो, खरा बोलने वाले की बात का सदा सम्मान करो। चीनी मीठी होती है, ज्यादा खाते हो तो क्या होता है?
लेकिन दवा शुगर को ठीक करने वाली मीठी होती है कि कड़वी? चीनी मीठी है। जो व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा मीठा बोल रहा है वो कहीं ना कहीं आपसे कोई उद्देश्य को पूरा कर रहा है। जो व्यक्ति आपसे रूखा कड़ा व्यवहार कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपके समर्थन में है। कुछ चीजें मैंने जानबूझ के आज के बैच में मैं शुरू करने जा रहा था, उससे पहले ही लगातार मैंने देखा कि बैच के अंदर अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, चेतना शक्ति, जागरूकता, एक कहें अवेलेबिलिटी इन क्लास के अंदर आप शारीरिक रूप से तो विद्यमान हो, लेकिन क्या मानसिक रूप से विद्यमान थे? ये चीजें मैंने देखी। अब ऐसी स्थिति थी में जो मैं आज शुरू करना चाह रहा था, 40% लोग या तो 7 बजे से क्लास थी झपकी ले रहे थे, और उन 40% लोगों के मस्तिष्क में वो बात शायद नहीं आ पाती। और जब भी किसी विषय की शुरुआत आपने करी है, यदि शुरुआत की चीज ही आपके समझ में नहीं आई तो बाद में कितना ही जोर लगा लेना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कल से कराऊंगा बढ़िया तरीके से। थैंक यू।